संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के लिए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के कहने पर हिंदी के पाठ्यक्रम से मेघ आए चैप्टर लेकर आ गया हूँ आपके साहित्य सागर से। कोशिश करूँगा कि सही तरीके से आपको विधिवत एक एक शब्द का अर्थ समझाते हुए प्रश्नोत्तर तक ले जाऊं, ताकि आप परीक्षा में दिए गए प्रश्नों के सही तरीके से उत्तर लिख पाएं। कई सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आधी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आधी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। कोशिश मैंने कक्षा में भी खूब अच्छी तरीके से समझाने की है, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि परीक्षा के समय पर ही आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं और उस समय मैं कक्षा में ही आपसे वार्तालाप कर सकता हूं, आपके घर पर तो नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो बनाऊं। तो संपूर्ण हिंदी पाठशाला देखते रहिए। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया मेघ आए कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गीत पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, सीधा शुरू करते हैं कवि के संक्षिप्त परिचय से कि कवि को हम कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे। कभी कभी परीक्षा में हो सकता है कि कवि के जीवन से संबंधित कुछ बातें पूछी जाएं। मैंने कोशिश की है कि बहुत लेंदी ना होकर के संक्षेप में कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको, और ऐसी जानकारी कि कहीं से भी अगर सवाल पूछे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। रटने की आवश्यकता नहीं, बस ध्यान से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। आगे आपके ये काम आने वाला है। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में जब तब ऐसे सवाल पूछ लेता है। जैसे कि पिछली बार कबीरदास की भाषा के बारे में पूछ लिया गया था। अच्छा, जब इनकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में पूछा जाएगा, इनकी भाषा के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको खड़ी बोली ही इनकी भाषा लिखनी है। ठीक है, शुरू करते हैं, बस आप देखते जाइएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में बात करें, इनके जन्म की बात करें तो 15 सितंबर को 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बस्ती में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था विश्वेश्वर। विश्वेश्वर दयाल जी के घर में हुआ। जन्म होने का मतलब क्या हुआ कि इनका जन्म विश्वेश्वर दयाल के यहाँ, यानी कि इनके पिताजी थे विश्वेश्वर दयाल। इलाहाबाद से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1949 ईस्वी में इन्होंने एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी। कहाँ से? इलाहाबाद से। ये ध्यान रखना है। क्या करना है आगे कि 1949 ईस्वी में जब इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उसी समय की बात है कि इनको एजी यानी अकाउंटेंट जनरल की कहाँ ऑफिस में नौकरी मिल गई थी। प्रमुख डिस्पैचर थे वहाँ के, ठीक है ना। प्रमुख डिस्पैचर के रूप में वहाँ इनको जॉब मिल गई थी। यहाँ ये 1955 ईस्वी तक रहे। कब तक रहे? 1949 से इनकी नौकरी शुरू हुई थी, 1955 ईस्वी तक रहे। कहाँ? इलाहाबाद में ही, प्रयाग में ही, एजी ऑफिस में। उसके बाद क्या हुआ? ऑल इंडिया रेडियो पर काम करने लगे। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? समाचार विभाग जो है, हिंदी विभाग, हिंदी समाचार विभाग में ये क्या थे? सहायक संपादक नियुक्त किए गए थे। कहाँ पर थे बेटा? दिल्ली में, ठीक है ना। और यहाँ पर 1960 ईस्वी तक रहे। 1955 के बाद से 1960 तक कहाँ रहे? दिल्ली में रहे। और दिल्ली में कहाँ? सहायक संपादक के रूप में थे। हिंदी समाचार विभाग में थे। कहाँ? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो में सहायक संपादक रहे समाचार विभाग के, हिंदी समाचार विभाग के। कब से कब तक? 1955 से लेकर 1960 ईस्वी तक। इसके बाद की बात करें तो दिल्ली से लखनऊ आ गए और यहाँ रेडियो स्टेशन में आने के बाद 1964 ईस्वी तक रेडियो की नौकरी करते रहे। कुछ समय तक भोपाल में भी रेडियो के में काम करते रहे। और उसके बाद 1964 के बाद जब दिनमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ होता है, तो दिनमान पत्रिका के प्रकाशन आरंभ होने के टाइम पर उस समय को जो तत्कालीन वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार हुआ करते थे, बहुत नाम फेमस था उनका। किसका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनको हम लोग शॉर्ट में साहिवा भी कहते हैं। साहिवा अज्ञेय। अज्ञेय नाम क्यों पड़ा? तो भैया आपको बता देना चाहता हूं कि ये लगभग में 2 बार, हाँ 2 बार जेल गए
और काहे के लिए? भैया उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जो भी लिखता था अंग्रेज उसको जेल भेजते थे। तो जेल में भी इन्होंने अपना लिखना पढ़ना नहीं बंद किया था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इस समय बात कर रहा हूँ वरिष्ठ साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। तो जो अज्ञेय नाम पढ़ा, तो अज्ञेय नाम क्यों पढ़ा होगा, इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा था कि वहां पर भी जेल में पठन पाठन का काम करते थे, पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे, है ना। तो इनके जो साथी थे, चाहे वो जेल के बाहर रहे हो चाहे जेल के अंदर, इनके मन की बातें समझ नहीं पाते थे कि इनके मन में आखिर क्या चल रहा है। तो इसलिए इनका नाम उन्होंने कहना शुरू कर दिया अज्ञेय। आ माने नहीं, गे माने जानने योग्य। जो जाना ना जा सके उसकी बात होती है अज्ञेय, उसको अज्ञेय कहते हैं। तो इनको लोग अज्ञेय कहना शुरू कर देते हैं उस समय। तो इनके आग्रह पर, यानी कि अज्ञेय जी ने बुलाया, तब वह उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया। कहाँ से? जहां वो काम कर रहे थे, है ना, रेडियो में, वहां से त्यागपत्र दे करके कहाँ? लखनऊ। और लखनऊ से फिर से कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। दिल्ली बुला लिया उन्होंने अज्ञेय जी ने, और दिनमान नामक पत्र से जुड़ गए। किससे जुड़ गए? दिनमान से जुड़ गए, सहायक संपादक के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। और वहां नवंबर 1982 में फिर क्या होता है? प्रमुख बाल पत्रिका किसका? प्रयाग के संपादक बने। और मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक, यानी कि 23 सितंबर 1983 ईस्वी तक दिल्ली में रह करके इन्होंने क्या किया कि पराग का सफल संपादन करते रहे। और कब? 23 सितंबर 1983 ईस्वी को असामयिक इनका देहावसान हो जाता है। यानी कि 15 सितंबर 27 को जन्म होता है और 23 सितंबर 1983 ईस्वी को इनका देहांत हो जाता है। बात करेंगे इनके रचना संसार की, तो रचनाओं में आप देखने को पाएंगे कि यहाँ काव्य लिखा हुआ। कविताओं की बात करें तो कविताओं में काठ की घंटियां 1959 ईस्वी, बांस का पुल 1963 ईस्वी, एक सूनी नाव 1966 ईस्वी, गर्म हवाएं नामक कविता संग्रह है 1966 ईस्वी में, कुआनो नदी बड़ा अच्छा कविता संग्रह है इनका, कब? 1973 ईस्वी की बात है। जंगल का दर्द 1976 ईस्वी, खूंटियों पर टंगे लोग की बात करें तो 1982 ईस्वी। मैं बात कर रहा हूँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी एक ऐसी शख्सियत है जो कि मतलब शुक्लोत्तर युग कहो चाहे छायावादोत्तर कहो चाहे प्रगतिवादी युग कहो, कौन सा का युग? कि प्रगतिवादी युग के श्रेष्ठ रचनाकार तो रहे। इसके बाद जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया, वहां से वहां भी ये रहे। कब? तो प्रयोगवाद में भी रहे। किस में रहे? प्रयोगवाद उसको कहा जाता था। प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से शुरू हुआ था। प्रगतिवाद कब शुरू हुआ था? 1936 से। तो 1936 ईस्वी प्रगतिवाद था, वहां के उनके भी रचनाकार थे। 1943 में प्रयोगवाद शुरू हुआ, वहां भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। और तो और जब 1959 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन होता है तो उसके संपादकत्व में भी इनका नाम आता है। शुरू किसने किया था? अज्ञेय ने। वहां भी संपादक के रूप में भी, तार सप्तक के संपादक के रूप में भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाम आता है। बात करते हैं कथा साहित्य की, तो कथा साहित्य में पागल कुत्तों का मसीहा एक इनका छोटा उपन्यास है जो 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगर बात करें सोया हुआ जल, ये भी एक छोटा उपन्यास है, माने बड़ी किताब नहीं है। 1977 ईस्वी में इसका भी प्रकाशन हुआ था। उड़े हुए रंग, ये एक पूरा उपन्यास है। ये पहले अधूरा लिखा गया था, बाद में इसको और मॉडिफाई करके बनाया गया है। तो बाद में ये उड़े हुए रंग के नाम से पब्लिश हुआ, जबकि इसके पहले सूने चौखट के नाम से 1974 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था। 1974 ईस्वी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? सूने चौखट के नाम से। और उसके बाद में उड़े हुए रंग के नाम से प्रकाशित हुआ, एक पूरे उपन्यास के रूप में। कच्ची सड़क की बात करें तो 1978 ईस्वी में रचना होती है। अंधेरे पर अंधेरा 1980 ईस्वी में रचना प्रकाशित होती है। नाटक की बात करें तो एक बकरी नाटक है जो कि लगभग में सभी भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका। जितनी भी भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उन सब में इसका अनुवाद हुआ। 1974 इसमें बकरी नामक नाटक का प्रकाशन हुआ था। लड़ाई नामक एक नाटक है जो कि 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब गरीबी हटाओ 1981 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। यात्रा संस्मरण की बात करें, यानी कि यात्रा संबंधी जो रचना है उसकी बात करें तो कुछ रंग कुछ गंध नामक इनकी एक रचना है जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
बाल साहित्य इन्होंने खूब प्रचुर मात्रा में लिखा। यहाँ पर हमने 2 रचनाओं को शामिल किया, जबकि खूब ढेर सारा बाल साहित्य इन्होंने लिखा है। तो बाल कविता की बात करते हैं तो बतूता का जूता 1971 ईस्वी में, महंगू की टाई 1974 ईस्वी में। नाटकों की बात करें, बच्चों के लिए जो नाटक लिखे गए, तो भों-भों खो-खो जो है 1975 ईस्वी में लिखा गया, और लाख की नाक ये 1979 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था इसका। रचनाओं की हम लोगों ने बात कर ली है। हम बात करने जा रहे हैं सीधे मेघ आए कविता। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के सामान्य परिचय के बारे में। मैंने कहा था कि भाषा की अगर आपसे बात की जाए तो भाषा इनकी साहित्यिक खड़ी बोली रहेगी। कौन सी रहेगी? साहित्यिक खड़ी बोली रहेगी। ठीक है ना? भाषा की बात करें तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली रहेगी। जब हम शैली की बात करते हैं तो शैलियाँ इनकी खूब अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा, बिंबात्मक और चित्रात्मक शैलियाँ रहेंगी। ठीक है ना? अगर शैली पूछ लेता है तो, क्योंकि अधिकतर अपने शब्दों के माध्यम से चित्र प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो जहाँ ऐसे शब्द प्रयोग किए जाएँ कि एक चित्र उपस्थित हो, जो चित्रात्मक शैली के रूप में, उसको हम समझते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये आप चित्र देख पा रहे होंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना मेघ आए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर। आप लोगों से बस एक निवेदन रहेगा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है ना? हम समझते हैं कविता। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। एक गीत टाइप रचना है। देखिएगा, यहाँ पर कल्पना की गई है कि गांव में, शहर से कोई खूब सज धज करके अपनी ससुराल के लिए गांव का दामाद आया हुआ है। ठीक वैसे ही आसमान में 1 साल के बाद, साल भर के बाद, बादल अलग अलग रंग के छाए हुए हैं, तो उनका रंग बिरंगापन देख करके ऐसा लगता है कि वो सज धज करके आए हुए हों। सवाल पूछेगा ना कि बादलों को सज धज कर क्यों कहा गया है? तो चूंकि जब कोई मेहमान गांव आता है, वो भी शहर से आ रहा हो और ससुराल जा रहा हो, ये ध्यान देना, तो सूट बूट पहनकर खूब सज धज करके ही जाएगा। कोई भी व्यक्ति जब दूसरे के यहाँ जाता है तो थोड़ा सा कपड़ों आदि पर ध्यान देता है ना? यहाँ तो लोग घर के बाहर निकलने के लिए भी बहुत सारा कुछ सोचते हैं कि क्या करें, कौन सा कपड़ा पहने, कौन सी घड़ी पहने, है ना, कौन सा चश्मा लगाएं, इस तरीके से, है ना? ससुराल जा रहा है व्यक्ति, फिर सोचो कितना सज धज के जाएगा, है ना? तो वैसे ही समझिए कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पूरा साल गर्मी गुजर रही, जाड़े के बाद जब गर्मी शुरू हुई है, और जब से गर्मी शुरू हुई है तब से बरसात नहीं हुई है। ठीक है ना? बरसात नहीं होने के कारण, गर्मी खूब पड़ने के कारण जनता जन जन व्याकुल है, और पहली बार बादल आसमान में छा जाए तो कितना उल्लास होगा। जैसे गांव में आया हुआ मेहमान लोगों के मन को आह्लादित कर देता है, आनंदित कर देता है, वैसे ही आसमान में पहली बार जब बादल छाते हैं तो लोगों का मन हर्ष तिरेक से भर जाता है। ठीक है ना? कि मेघ खूब सज धज करके आ गए हैं, सजकर संवर करके। बन ठनकर माने खूब सजकर, संवर करके यानी कि फेसिल वेसिल करा के आए हैं ना, अच्छी तरीके से तैयार होकर के। बादल रूपी मेहमान आ चुके हैं, बादलों का आगमन हो गया, यानी पहली बार बादल देखे गए। कभी को ऐसा लग रहा है कि वे बादल नहीं बल्कि गांव में, शहर से कोई सज धज करके मेहमान आ गया हो। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, जब बादल आते हैं तो पुरवाई हवा बहने लगती है। जैसे गांव में कोई शहर का मेहमान आया हो तो दूर से जो महिला देख पाएगी उसको, अब महिला इसलिए शब्द प्रयोग कर लिया है क्योंकि बयार शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? इसलिए महिला शब्द का प्रयोग किया। मान लो कोई महिला घर के बाहर काम कर रही है, उसने दूर से देख लिया कि कोई मेहमान आ गया है ना, तो वो दौड़ करके सरपट भागेगी लोगों को संदेश देने के लिए कि मेहमान आ रहे हैं, यानी कि घर आंगन बुहारो, साफ करो। हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो सबकी ये एक व्यक्तिगत नियम है कि लोग किसी के आने पर घर आंगन की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, ताकि कोई यहाँ से जा करके ना कह पाए उनका घर बड़ा गंदा था, है ना? औपचारिकता है। तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली,
हवा इतना खुश है मेघ के आने पर कि वो नाचते गाते हुए उसके आगे आगे दौड़ रही है, दौड़ी जा रही है लोगों को मैसेज देने के लिए। और जब लोगों को पता चलता है कि मेघ आ गए हैं, मेघ रूपी मेहमान आ गए हैं, तो आप देखिएगा कि जैसे आसमान में पहली बार बादल छाते हैं, उसका आनंद लेने के लिए लोगों के मन में इतनी उत्सुकता होती है कि उस मेघों को, बादलों को देखने के लिए कोई छत पे चढ़ता है, तो कोई खिड़की खोलता है, कोई दरवाजे खोलकर देखने लगता है कि बादल आ गए हैं। ऐसे ही गाँव में जब मेहमान पधारता है, तो लोग उसको देखने के लिए खिड़कियां खोल देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं कि देखें किसके घर में मेहमान आए हैं भला, कहाँ से आए हैं, ये जानने के लिए। ठीक है ना। तो जैसे गांव में आए हुए मेहमान को देखने के लिए लोग उत्सुक हो जाते हैं, लालायित होकर के खिड़कियां दरवाजे खोलकर उसे निहारने लगते हैं, ठीक वैसे ही पहली बार आसमान में बादल छाने पर लोगों के मन में उत्सुकता का संचार हो जाता है और वो लोग खिड़कियां दरवाजे खोलकर उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ऐसा आपको समझना है। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, जैसे गांव में कोई शहर के मेहमान आए हों और उनको देखने के लिए लोग उत्सुक हो जाते हैं, ठीक वैसे ही बादलों को देखने के लिए भी लोग उत्सुक हो गए हैं, क्योंकि मेघ आज खूब सज धज करके पहली बार प्रवेश गांव में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है ना, वातावरण में आ चुके हैं, तो वातावरण उनके आने से बड़ा आनंदित है। अगली पंक्ति की बात करेंगे कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जो बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, हवा के चलने से थोड़ा सा नीचे की ओर झुक रहे हैं, हिल रहे हैं, शाखाएं हिल रही हैं, उनको देख करके ऐसा लगता है कि मानो वे पेड़ जो हैं वो बादलों को देखने के लिए झुक रहे हैं, झांक रहे हैं। जो छोटे पेड़ हैं एड़ी उठाकर उचक कर देख रहे हैं, यानी कि कभी नीचे झुकते हैं पेड़ तो कभी ऊपर उठते हैं, उनको देख कर ऐसा लग रहा है कि कोई एड़ी उठाकर देख रहा है, कोई झुक करके देख रहा है। जैसे गांव में मेहमान का आगमन हो और लोग खिड़कियों से नीचे की तरफ झुक करके देख रहे हों। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बादलों के आने पर आंधी चलती है। वो आंधी कैसी चली है? आंधी किसका प्रतीक है? आंधी गांव की एक महिला का प्रतीक है। कोई महिला जो मेघों को देख करके दौड़ करके आगे आगे आती है, घर आंगन बुहारने का काम करती है। तो जब सरपट दौड़ना होगा तो लहंगा उठा करके भागना पड़ता है। ठीक वैसे ही आंधी जो उठ रही है, आंधी में जो धूल उठ रही है, उस धूल आंधी को देख करके लोगों को लग रहा है, कवि को लग रहा है कि मानो कोई महिला घाघरा उठा करके सरपट तेज दौड़ती चली जा रही हो घर की तरफ, कि जाकर जल्दी से लोगों को बता दूं कि मेहमान आ गए हैं और घर आंगन की सफाई कर लूं, है ना। और जैसे आंधी आने पर पूरा गांव यानी कि रास्ते साफ हो जाते हैं, धूल मिट्टी हट जाती है, उसी तरीके से गांव में जब मेहमान आते हैं तो लोग अपने अपने घर आंगन को बुहार कर एकदम साफ कर देते हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए। अब नदी किसका प्रतीक है? तो नदी उस महिला का प्रतीक है जो पनघट पर पानी भर रही है। ठीक है ना, कोई काम कर रही है, ये ध्यान रखना। तो बाकी चितवन, बाकी माने तिरछी, चितवन माने दृष्टि, तिरछी दृष्टि से देखती है नदी। उठा माने उठाकर, अपनी दृष्टि को तिरछी उठा करके कौन देखती है? नदी देखती, नदी रूपी नायिका देख रही है। ठिठकी हुई, ठिठकिया किसको कहते हैं? ठिठकना कहते हैं काम करते हुए बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाने को। जो काम कर रहे हो उसके तारतम्य को थोड़ा देर के लिए तोड़ देना, रोक देना, ठिठकना कहलाता है। तो मान लो कोई महिला पानी भर रही हो, है ना, और मेहमान आ रहा हो, उसको पता चले कि कोई आ गया है, तो अपना काम रोक करके सीधा नहीं देखेगी, वो आंखें उठाकर तिरछी नजर उठा करके घूंघट सरका करके उसको घूंघट सरकाए, सरका कर देखेगी। अब आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आसमान में बादल छाते हैं तो नदियों का बहाव थोड़ा सा धीमा हो जाता है। उस धीमे बहाव को देख करके कवि ने कल्पना की, यहाँ पर पूरा मानवीकरण किया गया है। क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण का मतलब क्या होता है? मानवीकरण उसे कहते हैं कि जब प्रकृति के तत्वों पर मनुष्य के क्रियाकलापों का आरोप किया जाए। यानी मनुष्य के क्रियाकलाप मतलब चलना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, दौड़ना, देखना, झांकना, ये सब चीजें मनुष्य करता है। अब प्रकृति का कोई तत्व, पेड़ पौधे ये सब काम करने लगेंगे तो मनुष्य जैसी क्रियाएं उनकी भी हो गई, तो उनके ऊपर मनुष्य की क्रियाओं का आरोप किया गया है, इसलिए उस शब्द, उस बात को मानवीकरण कहा जाता है। ये एक प्रकार का अलंकार होता है। ठीक है ना। तो क्या कहा गया है कि नदी जो अभी तक बह रही थी, बादलों के आने पर
ठिठक गई है। कैसे? जैसे कोई महिला पानी भर रही हो और मेहमान के आने पर वह अपने काम को रोक करके तिरछी नज़र उठा करके उसकी ओर घूंघट सरका कर, यानी पूरा मुँह नहीं खोलती, दिखाना नहीं चाहती कि वो देख रही है। फिर भी वह तिरछी नज़र से उसको, बाकी चित्रों में तिरछी नज़र उठा करके उसे निहार लेती है, देख लेती है। क्यों? क्योंकि मेघ बड़े ही सज धज कर, खूब बन ठन कर, सज संवर करके अपनी ससुराल के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, ससुराल को आ चुके हैं, ससुराल में उनका आगमन हो चुका है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। गांव की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि गांव में जब कोई मेहमान आता है तो उस घर का बड़ा बुजुर्ग सबसे पहले उसकी आओ भगत करता है, स्वागत सत्कार करता है। जुहार करने का मतलब होता है सादर प्रणाम करना, भक्तियुक्त प्रणाम करना, झुक करके नमस्ते करना। ठीक है ना? बूढ़े पीपल क्यों कहा गया है? पेड़ तो और भी बड़े बड़ी उम्र वाले होते हैं, पीपल चूंकि ज़्यादा उम्र का होता है, तो बरगद भी ज़्यादा उम्र का होता है। बरगद का नाम क्यों नहीं लिया गया? बरगद का नाम इसलिए नहीं लिया गया है, क्यों? क्योंकि बरगद जो होता है ना, उसके डंठल, पत्तों के डंठल मोटे होते हैं, जल्दी पत्ते नहीं हिलते हैं, तो अभी जागा नहीं है। अच्छा, पहले बढ़कर नमस्ते करने का मतलब ये हुआ कि बादलों के आते ही जिनमें हलचल हो जाए। किसमें हलचल हो जाएगी? पीपल के पत्तों के डंठल बड़े होते हैं और हल्के होते हैं, पतले होते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी भी हवा चलने से पत्ते हिलने लगते हैं। तो उसको लगता है कि, कवि को लगता है कि सबसे पहले यही जागा है बादल के आने पर, यानी कि घर का बूढ़ा व्यक्ति सबसे पहले दौड़ करके गया है, उठा है, नमस्ते कर रहा है ना, वही जागा है सबसे पहले। इसलिए, और पीपल चूंकि हमारे हिंदू समाज में पूजनीय है, हर प्रकार की पूजा में उसको शामिल किया जाता है, उसका बड़ा महत्व है, इसलिए भी घर के बूढ़े सदस्य का नाम पीपल को दिया गया है ना। हालांकि बरगद भी पूज्य है, लेकिन पीपल चूंकि पत्तियां उसकी पहले हिलती, इसलिए उसको पहले शामिल किया गया। आगे हम प्रश्नों पर भी उसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो जैसे घर में आए हुए मेहमान का स्वागत करने के लिए कोई घर का बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, जो घर का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो वयोवृद्ध व्यक्ति है, वह आगे जा करके जुहार करता है, नमस्ते करता है, स्वागत सत्कार करता है, वैसे ही बादलों के आने पर मानो बूढ़े पीपल की पत्तियों ने हिल करके उसको नमस्कार किया है, प्रणाम निवेदित किया है। बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। तब तक जो लता किवाड़ के पीछे छुपी हुई नायिका की तरह पेड़ के पीछे से छुप करके उसको देख रही थी, वह बोल पड़ती है कि 1 साल बाद तुम्हें हमारी याद आई। बरस बाद, 1 साल बाद। सुध लीनी, सुध मने याद, लीनी मने की है, याद की है, खबर ली है, सुध मने खबर भी कह सकते हो, खबर ली है। बोली अकुलाई, अकुलाई मने व्याकुल, लता मने लता, लता रूपी नायिका, है ना। लता किसका प्रतीक है? एक पुरुष जो शादी करने के बाद साल भर छोड़ करके महिला को घर में चला जाए, वापस ना आए साल भर तक, और ना कोई उसका संदेश हो, महिला कितना उसके वियोग में दुखी होगी। तो जो दुखी हुई उसको अकुलाई होना कहते हैं। धूप अभी तक पड़ रही थी खूब, तो पेड़ों को तो पानी ज़्यादा मिल जाता है जड़ों से, लताएं तो सूखती रहती हैं ना। तो जैसे धूप से लताएं बड़ी व्याकुल हो जाती हैं, वैसे ही पति के वियोग में नवविवाहिता पत्नी अत्यधिक व्याकुल हो जाती है। और जब पति साल भर के बाद आया है, तो चूंकि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि महिलाएं पुरुष के सामने जल्दी नहीं जाती, ऊपर से वह नवविवाहिता और मायके में है, तो अपने पति के सामने नहीं आ रही है, किवाड़ के पीछे छुप करके उनसे शिकायत करते ही है। जैसे नवविवाहिता पत्नी किवाड़ के पीछे से छुप करके अपने पति से उसके 1 साल बाद, यानी कि बहुत दिन बाद वापस आने की शिकायत करती है, ठीक वैसे ही लताएं भी मानो बादलों से उनके देर से आने की शिकायत कर रही हूँ। और हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। घर में जब कोई मेहमान आता है तो घर का जो नवयुवक होता है वह प्रसन्न होकर के कि मेहमान आ गए हैं, उनके स्वागत के लिए, हर्षाया माने प्रसन्न हुआ, तालाब मानो परात में पानी भर करके लेकर के उपस्थित हो गया हो। यानी कि जब बादल बरसते हैं तो छोटे तालाब पानी से लबालब भरे हुए दिखाई देते हैं। उन तालाबों को देख करके ऐसा लगता है कि मानो तालाब प्रसन्न हो गए हों
और मेघ रूपी मेहमान के आने पर उसके पैर धुलने के लिए पानी भरकर लेकर आ गए। इसीलिए अभी तक पानी नहीं भरा था, जैसे बादल आए तालाबों में पानी भर गया। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, क्योंकि बादल खूब बनठन के संवर करके अपनी ससुराल यानी गांव में प्रवेश कर चुके हैं, तो उनके स्वागत सत्कार की खूब तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। पूरा वातावरण प्रसन्न चित्त है। क्षितिज अटारी गहराई। अब क्या हुआ, मेहमान का स्वागत सत्कार हो गया, आओ भगत हो गई, खान पान हो गया। रात के समय जब वो लेटने के लिए कहाँ पहुंचे, क्षितिज रूपी अटारी पर। अटारी किसको कहते हैं, जो एक मंजिल के बाद ऊपर का जो मकान होता है उसको अटारी कहते हैं, यानी ऊपर के मकान को, छत वाले मकान को, छत पर जो बना होता है उसको अटारी कहते हैं। अट्टालिका भी उसको कहते हैं। अटारी शब्द तद्भव रूप है और अट्टालिका शब्द जो है, अट्टालिका क्या है, अट्टालिका शब्द जो है ये क्या है बेटा, ये तद्भव तत्सम रूप है। अट्टालिका तत्सम रूप है और अटारी शब्द जो है तद्भव रूप है। अट्टालिका किसको, महल यानी ऊपर वाले महले को अट्टालिका का, जिसमें ऐसा ऊपर वाला महला हो, है ना, एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी हो उनको अट्टालिका कहते हैं। क्षितिज क्या है, जहाँ धरती आकाश मिलते हुए ऐसे दिखाई देते, तो जब दूर कहीं आप देखोगे तो ऐसा लगेगा धरती गोल होने के कारण कि धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। क्या होता है, जब बादल छा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बादलों के बोझ से वो जो है धरती, बादल के किनारे, आकाश के किनारे धरती की ओर लटक गए हो, धरती से मिल रहे हो। तो क्षितिज अटारी गहराई, गहराई माने घनी हो गई है, नीचे की ओर झुक गई है। तो क्षितिज पर जो बादल नीचे की ओर झुके हुए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह बादल अपनी नायिका से अटारी माने ऊपर के कमरे में मिलन कर रहे हो, मिल रहे हो। दामिनी दमकी और उधर पत्नी नाराज तो रूठ रही है ना, बिजली चमकती है, कड़कती है ना, गरजती है। तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि मानो पत्नी अपने पति से नाराज हो रही है, ठीक है, फटकार लगा रही है उसको देर से आने की, समझे ना। अब पति ने देर से आने की माफी मांग ली। अब चूंकि पति आ भी गया है और वो बता रहा है अपनी समस्या, तो पत्नी ने जो अभी तक शक किया था कि साल भर हो गया, ऐसा ना हो किसी और महिला के कारण हमें त्याग दिया उन्होंने और आना ना चाहते हो, ये जो शंका पत्नी के मन में आई थी, उसकी वो जो भ्रम था उसके मन में, तो भ्रम की गांठ अब खुल गई। पति आ गया है तो भ्रम की गांठ खुल गई। तब पत्नी ने उससे क्षमा मांग ली कि भाई हमने आप पर शक किया, इसके लिए हमें क्षमा कर दो। अब क्या है, उधर तो पति के मन में प्रेम पत्नी के लिए आया है कि मेरी पत्नी कितनी भोली है, और इधर पत्नी के मन में प्रेम आया है कि उसका पति कम से कम साल भर बाद उसे याद तो करके आया। तो बांध टूटा। अब तक जो दोनों एक दूसरे को रोके हुए थे, रोक नहीं पाए, सब्र का बांध टूट गया। दोनों की आंखें मिली और आंखों से आंसू बहने लगे। यानी कि आप देखें तो क्षितिज पर बादल पानी की बरसात कर रहे हैं। उनको देख करके कैसा लग रहा है, तो जैसे घर में पुरुष के कक्ष में प्रवेश करने पर महिला पहले तो उससे नाराज होती है, और फिर जब भ्रम उसका छूट जाता है, टूट जाता है, तो क्या होता है कि वो माफी मांग लेते हैं और दोनों की आंखों से आंसू बह जाते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ वातावरण में भी देखने को मिल रहा है कि क्षितिज पर बादल नीचे की ओर झुकते हुए धरती से मिलते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि अपनी पत्नी से मिल रहे हों, ठीक है ना। और क्या होता है, बिजली चमकती, यानी कि धरती उनसे नाराज हो रही है। फिर क्या होता है, बादल से पानी बरस रहा है, ऐसा लगता है कि मानो आंसू बह रहे हों, और इधर धरती भी गीली हो जाती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो धरती भी रो रही, यानी कि बादल और धरती दोनों ही आपस में रो रहे हैं, नायक नायिका, ठीक है ना। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, क्योंकि बादल खूब बनठन के सज धवर कर वातावरण में प्रवेश कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। कविता आपकी समाप्त हो गई है। मेघ है कविता का सारांश हम लोग देखेंगे। मेन है आपकी समरी। समझिए, अगर आपको सही तरीके से समझ में आ जाती है तो प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। देखिएगा कि प्रस्तुत कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघों के मानवीकरण के द्वारा प्रकृति के विविध रूपों का अत्यंत हृदयग्राही और सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। इस कविता में वर्षा के महत्व को दर्शाया गया है। खासकर हमारा भारत जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ वर्षा स्वयं में एक उत्सव के समान खुशियाँ लेकर आती है। भैया किसानों को बड़ा आनंद आता है वर्षा ऋतु देख करके। भाई उसी के सहारे वो हैं, पानी नहीं बरसेगा अनाज नहीं होगा, है ना। और गर्मी में से व्याकुल प्यासी धरती
तथा जन जन की प्यास बुझाती है। कौन? वर्षा ऋतु। मेघ आए कविता में कवि ने मेघों के आगमन का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। ग्रीष्म काल के पश्चात जब आसमान में बादल आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खूब सज धज करके बन संवर करके आए हुए हों। अपने आने से वे पहले ठंडी हवा के रूप में अपने प्रिय अतिथि के आने के संदेश देने देते हैं। हवा भेज देते हैं पहले कि जाओ बता के आओ कि मैं आ गया हूँ। धूल भरी आंधी सब कुछ उड़ा लेकर जाती है, यानी रास्ते साफ हो जाते हैं, मानो किसी ने घर आंगन को खूब साफ कर दिया हो। और तेज धूप के कारण मानो पेड़ जो बूढ़े हो गए थे उन पर चढ़ी लता जो सूख गई थी अब बादलों के आने से प्रसन्न हो गई है। आसमान में बिजली चमक कर धरती के अंतर को खत्म कर रही है। आंसू बहकर मानो सब्र के बांध को खत्म कर दे रहे हैं। इस प्रकार वर्षा के रूप में लता रूपी नायिका खुशी के आंसू बहा रही है। ठीक है, ये हो गया आपका सारांश। बात करेंगे उद्देश्य की। कविता लिखने का जो उद्देश्य है, प्रस्तुत कविता में लेखक का उद्देश्य वर्षा के महत्व को दर्शाना है और इससे होने वाले जो लाभ हैं उनको बताना है कि क्या क्या लाभ होते हैं। धूप से व्यक्ति जो पीड़ित होता है उसको आराम मिलती है, धरती जो सूखी होती है वो गीली हो जाती है, किसानों को आनंदित करती है, पशु पक्षियों सबको आराम मिलता है। वर्षा के आगमन पर प्रकृति में किस प्रकार के परिवर्तन होता है और चारों ओर उल्लास का कैसा मनोहारी वातावरण छा जाता है, इसका बड़ा ही सजीव तथा हृदयग्राही चित्रण एवं ग्रामीण संस्कृति में पाहुन के सत्कार की परंपरा को प्रस्तुत करना कवि का मुख्य उद्देश्य रहा है कि गांव में मेहमान का कैसा सत्कार किया जाता है, इस बात को वे व्यक्त कर पाए। आगे बात करेंगे जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि अभ्यास प्रश्न हम लोग देखेंगे। मैंने आपके वर्कबुक से क्वेश्चन न लेकर के बाहर से क्वेश्चन बनाए हैं, तो इनको थोड़ा सा आप लोग जरूर देख लीजिएगा, है ना। वर्कबुक वाले तो आप पढ़बे करेंगे, वो तो हमने करवाए ही थे, ये वाले भी आप देख लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि मेघ आए में मेघ को कविता में किस रूप में दर्शाया गया है। उत्तर आप देखें, मेघ को कविता में शहर से आने वाले मेहमान के रूप में दिखाया गया है। जिस प्रकार शहर से कोई अतिथि सज धज कर बरसों बाद अपनी पत्नी को लिवाने अपनी ससुराल आता है, उसी प्रकार मेघ भी बन संवर कर 1 साल के बाद वातावरण में प्रवेश करते हैं, तो उनको देख करके आनंदित होना स्वाभाविकता है। प्रश्न करेंगे, बूढ़े पीपल ने किसकी जुहार की और क्यों। प्रश्नों के उत्तर देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बूढ़े पीपल ने घर के बड़े बूढ़े, जो घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, उसके समान मेघ रूपी पाहुन का स्वागत किया है। हवा के कारण उसकी डालियां झुक जाती हैं। किसकी? जो पीपल है ना, उसकी डाली नीचे की ओर हवा के कारण झुकी हुई, जिससे ऐसा लगता है कि मानो वह झुक कर मेघ रूपी मेहमान का स्वागत करता है, उसको उसके पैर छूता है, उसको नमस्ते कर रहा है ना, प्रणाम कर रहा है। पाहुन का अर्थ लिखकर बताइए कि पाहुन के आने पर गांव में क्या हलचल हुई, ये आपको बताना है। पाहुन का अर्थ होता है मेहमान। यहाँ मेहमान को पाहुन कहा गया है। पाहुन के आने से गांव में हर्ष उल्लास की लहर दौड़ जाती है। शहर की बात नहीं कर रहे हैं, गांव में ऐसा होता है कि किसी घर में मेहमान आ जाए पूरा गांव आनंद मनाता है ना। हर घर की खिड़कियां और दरवाजे खुलने लगते हैं। यहाँ भी गांव के वातावरण में कुछ ऐसा ही परिवर्तन दिखाई देता है। जब बादल आते हैं तो गांव में वैसी खुशी आती जैसे मेहमान आ गया हो। ठीक है ना। अगला सवाल, ताल किसका प्रतीक है और उससे प्रसन्न होकर क्या किया। तो ताल किसका प्रतीक है भैया, ये बताना है, और उसने खुश होकर क्या किया। तो ताल घर के नवयुवक का प्रतीक है। घर में जो लड़का रहेगा, कोई युवा, उसका प्रतीक है ताल। अब इसको आप लड़की का भाई, लड़की का चाचा, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। उस ताल ने प्रसन्न होकर के परात में पानी भर कर लाया और घर में आए हुए मेहमान रूपी मेघ रूपी मेहमान के पैर धुले हैं। मेघों के आने पर तालाब हर्ष से झूम रहे हैं। मेघों के आने पर प्रकृति में हर्ष व आनंद है। अब ये आप नहीं लिखोगे लाइन तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए कह दिया है क्योंकि प्रकृति में इतना आनंद है, ताल तालाब भी भर गए हैं उसके स्वागत के लिए, मानो पानी भरकर उसके पैर धुलना चाहते हो। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं
को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो बादलों के आगमन की खबर हवा नाचती गाती हुई लोगों तक पहुंचाती है। जैसे कोई महिला दौड़ के जा रही हो सूचना देने के लिए। बादलों के आगमन की खबर सुनते ही लोग अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे खोलकर उसे देखने लगते हैं। तेज आंधी के कारण झुके पेड़ भी अपनी गर्दन उचकाकर देखने का प्रयास करते हैं। आंधी के कारण धूल उड़ती है और नदी भी मेघ को देखने का प्रयास करती है। घर का वयोवृद्ध सदस्य होने के चलते बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर मेघ का आदर व स्वागत करता है। आसमान में बिजली चमकने लगती है, तालाब में पानी लबालब भर जाते हैं। अंततः प्रेमिका और प्रियतम का मिलन हो जाता है। वर्षा की बूंदें धरती पर पड़कर कृषकों को खुशियों से भर देती हैं। ये है उत्तर। प्रश्न की बात करेंगे 6 की। कविता में निम्नलिखित शब्द किसके प्रतीक हैं? ये सवाल हो सकता है खूब पूछा जाए, है ना, कि धूल किसका प्रतीक है, पेड़ किसका प्रतीक, नदी किसका प्रतीक, लता किसका प्रतीक है और ताल किसका प्रतीक है। तो कविता में प्रयुक्त, अब देखो उत्तर लिखना कैसे है। कविता में प्रयुक्त प्रतीकात्मक शब्द निम्नलिखित प्रकार से हैं। आप चाहो तो इनको एक सीक्वेंस में भी रख सकते हो, है ना। धूल गांव की महिला है। पेड़ जो है नगरवासी का प्रतीक है, गांव में रहने वाले लोगों के प्रतीक है। नदी एक स्त्री है, उसको भी अब नवोढ़ा कह सकते हो, नवविवाहिता कह सकते हो, महिला कह सकते हो। लता जो है वो नवविवाहिता स्त्री है। कौन है? जिसको लिवाने के लिए मेघ आया है ना, वह नायिका है। और ताल किसका प्रतीक है? घर का नवयुवक है जो पानी भर करके लाता है सत्कार के लिए, जो काम धाम देखेगा घर में चाय नाश्ता कराने का, वो है ना। प्रश्न 7, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से छिपकर देखा था, क्योंकि वह मेघ की प्रतीक्षा में 1 साल से व्याकुल हुई जा रही थी। और जब उसके मेघ के सामने आ उस और जब मेघ उसके सामने आ गया तो वह संकोच, लज्जा और रोष यानी क्रोधित भी थी, है ना। तो उसके कारण वह सामने नहीं आ पाई थी। घर के लोग भी थे। तो गांव की महिलाएं पुरुषों के सामने नहीं आती, ऊपर से वह मायके में है इसलिए वह अपने पति के सामने नहीं आती। ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो इस प्रश्न में। प्रश्न लिखना कैसे है उसका उत्तर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको उत्तर देना है। देखो किस तरीके से मैंने दिया, ऐसे ही लिखा होना चाहिए, है ना। अगला देखिए, प्रश्न 8, मेघों के लिए बन-ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो आप देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में मेघ की तुलना दामाद से की गई है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो दामाद होते हैं ना, वो बहुत दिन के बाद ससुराल आया करते हैं, अक्सर नहीं आते हैं ना, जल्दी नहीं आते हैं। और तो लोगों में उन्हें देखने का अलग ही उत्साह रहता है कि यार देखिए उनके दामाद आ गए हैं, कैसे हैं दामाद, बहुत दिन से देखा नहीं है ना। कुछ लोग कहते तो हमने शुरू से नहीं देखा है ना, जब से विवाह हुआ है। तथा उनके आने की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार गांव में मेघ की भी प्रतीक्षा की जाती है, क्योंकि मेघ भी बहुत समय बाद धरती पर दस्तक देते हैं। क्योंकि मेहमान जब घर पर पधारते हैं तो वे बन-ठन कर सच समझ कर आते हैं, इसलिए कवि सक्सेना जी ने भी मेघों के किरदार में सजीवता भरने के उद्देश्य से मेघों के लिए बन-ठन के संवर के आने की बात की है। समझे ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा शब्द प्रयोग किया है कि वो सजीव बन जाएं। कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैंने देखिए इस तरीके से प्रयोग किया। आपको क्या करना है, मुहावरा लिखना है, अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग लिखना है। नई लाइन में ये चीज़ें होनी चाहिए। हमने एक लाइन में लिख दिया है क्योंकि हमारा पीपीटी ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, और अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। ठीक है ना। देखिएगा, कविता में आए मुहावरे ऐसे लिखना है, डैश लगाना है, फिर इसको नई लाइन में ले जाना है। सुध लेना मुहावरा लिखना है, उसके आगे उसका अर्थ लिख देना है ब्लू पेन से, है ना। खबर लेना, और उसके नीचे मैं अपने दोस्तों की सुध लेता रहता हूँ, ऐसे लिख दीजिएगा, वाक्य बन जाएगा। अब सुध लेना को आप ब्लैक पेन से यूज करेंगे, ठीक है। बनठन के संवर के, बनठन के लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा सज धज कर। मेरा मित्र हमेशा बनठन कर रहता है, ऐसे कर सकते हो। बांध टूटना मुहावरे का प्रयोग किया गया, धैर्य खो देना होता है। नौकरी न मिलने की वजह से राजू का धैर्य का बांध टूट गया और वह आत्महत्या कर बैठा, ऐसा कह सकते हो। गांठ खुलना, गांठ खुलने का मतलब होता है समस्या का हल निकल जाए या फिर समस्या सुलझ जाए, ठीक है ना। तो एक दूसरे से बातें करके समस्या की गांठ खोली जा सकती है, कोई भी समस्या हो।
आगे बात करेंगे प्रश्न 10, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? ठीक है, बताओ। तो आमतौर पर देखा जाता है कि पीपल के पत्ते थोड़ी सी हवा चलने पर भी हिलने लगते हैं। दूसरे यह कि वृक्ष अन्य वृक्षों की तुलना में अधिक आयु वाला होता है। इसके साथ ही हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा भी जाता है। अतः वृक्ष अन्य कौन सा अतः यह वृक्ष कौन पीपल अन्य वृक्षों में वयोवृद्ध तथा पूजनीय होने के नाते कवि के द्वारा बड़ा बुजुर्ग मान लिया गया है। ये बढ़िया उत्तर है, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है आपको। प्रस्तुत कविता के अनुसार लता रूपी नायिका को भ्रम हो गया था कि उसका प्रियतम अब नहीं आएगा। किसी और पत्नी के को उसने या तो उसके साथ विवाह कर लिया है, किसी और पत्नी के चक्कर में, है ना, किसी और पत्नी के बहकावे में है। तो परंतु नायिका के प्रियतम के आगमन से उसका सारा भ्रम टूट गया, वो आ गया है, तो जो मन में शंका थी वो खत्म हो गई। उसके बाद नायिका अपने प्रीतम से भ्रम करने के कारण, संदेह करने के कारण क्षमा मांग लेती है। दोनों के मिलन से मन भर जाता है और आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगती है। ठीक है, ये उत्तर हो गया। हाँ, तो ये आपका समाप्त हो चुका है पेपर। अब कोशिश की है कि लगभग मैं प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे पाऊँ। अगर कोई एक आधा प्रश्न आपका बने तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो फिर से बना दूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर सकूँ। इस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं जो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया हो। ग्रामीण संस्कृति की अगर बात कर ले कि ग्रामीण संस्कृति में पाहुन को इतना आदरित क्यों कहा गया है, सम्मानित क्यों कहा गया है, तो उसका रीजन है, गांव में हमारी परंपरा है, अतिथि देवो भव की परंपरा का हम निर्वाह करते हैं और अतिथि देवो भव के कारण हम मेहमान का उसी तरीके से स्वागत करते हैं जैसे भगवान की पूजा आदि करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए गांव में मेहमान के आने से हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। ठीक है ना, ऐसे लिख लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके ही जाइएगा, जितने लाइक मिलेंगे उस हिसाब से आगे सोचेंगे वीडियो बनाना है या नहीं। लाइक नहीं मिलेंगे तो वीडियो मुश्किल है बना पाना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है ना। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये घंटी बहुत जरूरी होती है भैया, है ना। अब घंटी बन नहीं पाई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, घंटी दबाना जरूरी है ताकि हम जो वीडियो बनाएं वो आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग कहेंगे तभी वीडियो बनाएंगे और कहेंगे तभी जब आप लाइक कर देंगे, है ना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए, अच्छे तरीके से पेपर दीजिए, खुश रहिए। अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।